प्रोफेसर की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी मित्रों और साथियों का स्वागत है। एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर प्रमुख रूप से 3 टॉपिक आते हैं। पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा एंगल मॉड्यूलेशन और तीसरा रैंडम वेरिएबल्स। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हमने पिछले लगभग 25 सेशंस में कवर किया है और इस तरीके से हमारा लगभग 35 से 40% हिस्सा जो है एनालॉग कम्युनिकेशन का वो कवर हो चुका है। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग बात करने वाले हैं बाकी के 2 टॉपिक्स के बारे में, जिसमें से नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा एंगल मॉड्यूलेशन। तो आइए हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन का दूसरा प्रमुख टॉपिक, जिसका नाम है एंगल मॉड्यूलेशन। चलिए शुरू करते हैं। एंगल मॉड्यूलेशन क्या होता है? एंगल मॉड्यूलेशन, इन एंगल मॉड्यूलेशन the angle of the carrier wave is varied according to the baseband signal. बेसबैंड सिग्नल को मैसेज सिग्नल भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला गया है एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर? कैरियर वेव के एंगल को वेरी किया जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में वेरी किया जाएगा? मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में कैरियर के एंगल को वेरी किया जाएगा। और अगर इस तरह से एंगल को वेरी किया जाता है विद द मैसेज सिग्नल, हियर द कैरियर सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड बाय द मैसेज सिग्नल, और हमेशा भी यही होता है, द कैरियर इज ऑलवेज मॉड्यूलेटेड बाय द मैसेज सिग्नल, हेंस द मैसेज सिग्नल इज known as baseband signal as well as the message signal is known as modulating signal. When the carrier is modulated by the message signal or the modulating waveform, जो output आता है S of t, that is known as the modulated waveform, right? So up till now we have studied the amplitude modulation, where the amplitude of the carrier is varied in accordance with the amplitude of the message signal. But today in angle modulation we are going to change or vary the angle of the carrier with respect to the amplitude of the message signal, right? So in angle modulation angle is varied, amplitude modulation में एम्पलीट्यूड को वेरी किया जाता था कैरियर सिग्नल के, एंगल मॉड्यूलेशन में एंगल को वेरी किया जाएगा। किसके एंगल को वेरी किया जाएगा? कैरियर के एंगल को वेरी किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2, इट सेज द एम्पलीट्यूड और द एनवेलप ऑफ द एंगल मॉड्यूलेटेड वेव इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो कैरियर वेव फॉर्म है उस वेव फॉर्म का एनवेलप या जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, राइट? सो मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंजेस, कैरियर सिग्नल का एंगल, राइट? दिस इज द एंगल मॉड्यूलेशन. Angle modulation is a form of non-linear modulation. We have generally linear and non-linear types of modulation. So angle modulation comes into the category of non-linear modulation. Yes. Angle modulation provides better discrimination against the noise and interference compared to the AM modulation. AM मॉड्यूलेशन से एंगल मॉड्यूलेशन में एक एडवांटेज है, एक लाभ है, और वो क्या है कि एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर जो नॉइस के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन है, नॉइस को रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू दी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जनरली नॉइस का जो नेचर होता है वो होता है एडिटिव नेचर का. दैट मीन्स when the noise comes into the system, it will change the amplitude of the carrier waveform or the amplitude of the modulated waveform, because the nature of the noise is always additive maximum time. इसीलिए हम लोग आने वाले समय में पढ़ते हैं एडिटिव वाइड गॉसियन नॉइस,
एडिटिव नॉइस। इसका मतलब यह है कि नॉइस का नेचर होने वाला एडिटिव, और एडिटिव का मतलब है कि ये एम्पलीट्यूड को चेंज करने वाला है। नाउ व्हेन द मैसेज इज इन द एम्पलीट्यूड फॉर्म इन द मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म, नॉइस ने भी एम्पलीट्यूड को चेंज किया, तो आप रिसीवर साइड पर एक्सट्रैक्ट करते वक्त मैसेज सिग्नल को ये नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि ये एम्पलीट्यूड जो है वो मैसेज सिग्नल की वजह से चेंज हुआ था मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म का, या नॉइस की वजह से चेंज हुआ था, राइट? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की ये परेशानी है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर ये कमी है, और वो कमी है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म में जो मैसेज होता है वो उसके एनवलप के अंदर ही स्टोर किया हुआ रहता है, और नॉइज भी उस एनवलप को चेंज करने की कोशिश करती है। तो जब आप रिसीवर साइड पर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे मैसेज सिग्नल को, यू आर नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू, कि मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म के एनवलप में मैसेज सिग्नल की वजह से कौन सा पार्ट आया था और नॉइज की वजह से कौन सा पार्ट आया था, राइट? बट एंगल मॉड्यूलेशन के अंदर ये एक फायदा हो जाता है, ये एक लाभ है एंगल मॉड्यूलेशन का, कि एंगल मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड इज ऑलवेज कांस्टेंट। The message signal changes the angle of the carrier waveform. Now, when the noise comes into the system, it will change the amplitude of the modulated waveform. Surprisingly, अच्छी बात यह है कि we do not need to deal with the amplitude of the modulated waveform because there is no information in it. एंगल मॉड्यूलेशन के एम्पलीट्यूड से हमको, मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म के एम्पलीट्यूड से हमको कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई मैसेज ही नहीं है। इसीलिए एम्पलीट्यूड में जो भी चेंजेस आएंगे हमको उसको डिस्कार्ड कर देना है, वो नॉइज की वजह से होने वाले हैं। So this is the advantage in the angle modulated waveform. It always provides a better discrimination against the noise compared to the AM modulation. Last point क्या है? Generally, the angle modulation requires more bandwidth. इसको ज्यादा bandwidth की आवश्यकता होती है than the required bandwidth in the amplitude modulation. Amplitude modulation में जो bandwidth occupancy थी modulated waveform की वो कम थी। angle modulation के अंदर जो bandwidth requirement होगी modulated waveform की वो ज्यादा होने वाली है। So generally angle modulation requires more bandwidth as compared to the amplitude modulation. So these are some of the points regarding the angle modulation. Angle modulation broadly classified as, तरीके से क्लासिफाई किया गया है, we have classified it in two terms like frequency modulation and phase modulation. So angle modulation is basically of two types, frequency and phase. When the message signal change the frequency of the carrier waveform, then it is known as frequency modulation. And when the message signal changes the phase of the carrier waveform, then it is known as phase modulation. Right? समझते हैं, मैथमेटिक्स समझते हैं, थोड़ी सी देखते हैं क्या है। मान लेते हैं we have a carrier signal. Let's say we have a carrier signal CT as AC cos 2 pi FCT plus phi C. We are considering phase as well. Phi C is the phase, FC is the carrier frequency. So we have a carrier signal which is given like this, AC cos 2 pi FCT plus phi C, right? Therefore, the angle of the unmodulated carrier theta IT, theta T, theta is actually the angle of the unmodulated carrier. I का मतलब है instantaneous angle. I represents instantaneous values, current value, present value. So theta of IT is the instantaneous angle of the unmodulated carrier. और थीटा क्या होता है? एंगल होगा जो किसमें होगा? रेडियन के फॉर्म में. सो थीटा इज बेसिकली इक्वल्स टू 2 pi FCT plus phi C. Now
What is the unit of theta? The unit of theta is radian. Hence, the unit of 2 pi fct should also be radian, and the unit of phi c should also be radian, right? Theta it equals to 2 pi fct plus phi c. What is phi c? Phi c is a constant value. Phi c is a constant value which is actually the value of theta t at t equals to 0. ऊपर वाली इक्वेशन को एक बार ऑब्जर्व करें, थीटा टी इक्वल्स टू 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई सी. इस इक्वेशन में टी इक्वल्स टू 0 जब रखेंगे तो थीटा आई 0 क्या बनेगा? 2 पाई एफ सी इंटू 0 प्लस फाई सी. सो 2 पाई एफ सी will become 0, 2 pi fct will become 0, hence theta i 0 equals to phi c. तो phi c क्या है? phi c एक ऐसा फेज है, एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि थीटा i t की है, जबकि t की वैल्यू को 0 पर ऑब्जर्व किया जाता है. थीटा i t is phi c is a constant value, it actually is a phase, or it is the angle when the time is equals to 0, right? Therefore the carrier signal can be written as ct, which is equals to ac cos theta t. ac cos theta t. theta t की वैल्यू क्या है? 2 pi f ct plus phi c. तो हमने कैरियर को अब लिखा है ct, which is ac cos of theta t. इस थीटा के अंदर फ्रीक्वेंसी है fc और फेज है phi c, right? Now let us understand the relation between the angle and the angular frequency. That means let us understand the relationship between theta and omega. थीटा और ओमेगा के बीच का संबंध क्या है? थीटा है एंगल और ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यूनिट दोनों की अलग अलग हैं. थीटा की यूनिट होती है रेडियन और ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड, है ना? तो यूनिट के हिसाब से जब हम कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ओमेगा टी के बराबर, राइट? लेट अस कंपेयर दिस विद रिस्पेक्ट टू द यूनिट्स. रेडियन शुड बी इक्वल्स टू रेडियन, सो थीटा टी कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ सी टी. ये भी रेडियन होता है, हमने देखा था थोड़ी देर पहले. थीटा टी की जो यूनिट है वो रेडियन है, 2 पाई एफ सी टी की यूनिट भी रेडियन ही होने वाली है. ओके, 2 pi fc can be written as omega. So theta t is equals to omega t. Theta t is equals to omega t. थीटा है रेडियन में, ओमेगा है रेडियन पर सेकंड में. ध्यान रहे, ओमेगा है रेडियन पर सेकंड में, तो जब टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा टाइम की यूनिट होगी सेकंड, सेकंड से सेकंड हो जाएगा कैंसिल. सो ओमेगा टी का यूनिट आने वाला है रेडियन, राइट? से मैंने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया. सो थीटा विल बी डिवाइडेड बाय टी एंड इट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा. I again rewrite this equation as the difference of angle, like theta 2 minus theta 1 divided by the difference of time t2 minus t1 can be written as equals to omega. Unit same ही रहने वाली है. Theta is in radian whereas time is in seconds. So the difference of angle divided by the difference of time can be written as d theta over dt. Theta 2 minus theta 1 divided by t2 minus t1. It can be written as d theta over dt, which is equals to omega, which is the angular frequency. Hence, now I will integrate LHS as well as RHS. So when I do this, I'll get theta is equals to integration of omega and integration variable is time t. So theta is the integration of omega with respect to dt. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन? एंगल मॉड्यूलेशन का एक पार्ट है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड. द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन is that form of modulation in which the instantaneous frequency fi t
is varied linearly according to the amplitude of the baseband signal mt. मैसेज सिग्नल mt के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में जब कैरियर की इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी को वेरी किया जाता है, इस तरह की मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का नाम दिया गया है. सो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज दैट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन वेयर द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज वेरीड in accordance with the amplitude of the baseband signal or message signal mt. Let us assume the frequency of the carrier before the modulation is fc. मॉड्यूलेशन करने से पहले कैरियर फ्रीक्वेंसी थी fc. So the frequency of the carrier after the frequency modulation क्या होगा? After the frequency modulation, the carrier frequency will be taken as Fi, which is the frequency of frequency modulated signals, या इसका दूसरा नाम है instantaneous frequency. So Fc is the carrier frequency before modulation and Fi is the carrier frequency after modulation. और कौन सा मॉड्यूलेशन प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं? हम FM मॉड्यूलेशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं. वी आर डूइंग द frequency modulation part. So these two are the carrier frequencies only. Fc and Fi both are carrier frequencies only, but Fc is the carrier frequency before the modulation and Fi is the carrier frequency after the modulation. Fi के दो नाम हैं. क्या क्या नाम है? Fi को इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, या हम इसको बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल, राइट? और Fi क्या है? Fi किसके रिस्पेक्ट में वेरी किया जाता है? Fi is varied, it is varied in accordance with the variations in mt. तो mt के वेरिएशंस के हिसाब से Fi में वेरिएशंस आने वाले हैं. मतलब mt का जो एम्पलीट्यूड है, मैसेज सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है, उसमें जो वेरिएशंस आएंगे, सेम वेरिएशंस आपको Fi में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देने वाले हैं. सो मैथमेटिकली Fi t can be written as Fit equals to Fc plus Kf mt. Fi equals to Fc plus Kf mt. The relation between Fi and mt is basically a linear relation where a constant value is Fc. तो Fc को अगर मैं 0 कर दूंगा, so there will be a linear curve with the slope of Kf. Fi और mt के बीच का जो कर्व आएगा. So Fc is the carrier frequency, Fi is the instantaneous frequency which is the frequency of the carrier after the modulation. और उस Fi में जो वेरिएशंस प्रोड्यूस होने वाले हैं वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले हैं? मैसेज सिग्नल की वजह से. सो Fit मैंने इसको टाइम का फंक्शन बनाया. इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम. Fit ऐसा क्यों है? बिकॉज द मैसेज सिग्नल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम mt. सो व्हेन द टाइम चेंजेस, mt की वैल्यू चेंज होगी, एंड व्हेन द वैल्यू ऑफ mt चेंजेस, Fit की वैल्यू चेंज होगी. Fc और Kf की वैल्यू कांस्टेंट है, राइट? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन. ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है. Fi की वैल्यू क्या होती है? Fi इज Fc प्लस Kf mt. इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आने वाले हैं मैसेज सिग्नल के रिस्पेक्ट में, उसको हमने मैथमेटिक्स के फॉर्म में इस तरीके से लिख लिया है. Kf क्या होता है जी? Kf का एक नाम है, और इसका क्या नाम है? Kf इज द फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर की फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी को हम Kf बोलते हैं. और Kf की यूनिट क्या होती है? Kf की यूनिट क्या होनी चाहिए? Fi इक्वल्स टू Fc प्लस Kf mt. तो Fi की यूनिट है हर्ट्ज, इसी तरीके से Fc की यूनिट भी होना चाहिए हर्ट्ज, और Kf mt की यूनिट्स भी होना चाहिए हर्ट्ज, राइट? ये रिलेशन था. क्या रिलेशन था? Fi इक्वल्स टू Fc प्लस Kf mt. सो Fi का यूनिट है हर्ट्ज, Fc का यूनिट है हर्ट्ज, तो Kf mt का यूनिट भी होगा हर्ट्ज. अब मैसेज सिग्नल जो है, ये अगर आप एक वोल्टेज फॉर्म इक्वेशन लेते हैं, दैट मींस योर मैसेज सिग्नल इज अ voltage signal. So my mt will be in terms of volts.
सो इन दैट केस KF का यूनिट होगा हर्ट्ज पर वोल्ट्स। और अगर मैसेज सिग्नल की वेव फॉर्म कोई करंट की वेव फॉर्म है तो MT विल बी इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। सो KF MT विल बी hertz per ampere. So this is the unit of the KF. It will be either hertz per volts. If the message signal is a voltage waveform, then the unit will be hertz per volts. And if the message signal is in current waveform, units will be KF की units होने वाली है hertz per ampere. ठीक है, this is the frequency sensitivity of the frequency modulator. Let us take a note. ये क्या बोलता है नोट? KF specifies what is the significance of KF. KF specifies the amount of the frequency change in the carrier for the 1 volt change in the message signal. Message signal के 1 वोल्ट चेंज होने पर इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में कितने वोल्ट का चेंज आएगा, दैट इज गिवन बाय KF. KF फ्रॉम दिस इक्वेशन आप देख सकते हैं KF is Fi minus Fc divided by MT. Right? So it can be written as Fi minus Fc means del F. So it can be written as del F over MT. यूनिट सेम है, del F, F की यूनिट है हर्ट्ज और MT वोल्ट्स भी हो सकता है, एम्पियर भी हो सकता है. सो द यूनिट ऑफ KF will be hertz per volts or hertz per ampere. Right? So if I take the value of MT as equals to +1, MT की वैल्यू अगर मैं 1 वोल्ट्स ले लेता हूं तो KF की वैल्यू क्या आएगी? del F. That means change in the frequency. Fi minus Fc. del F means Fi minus Fc. तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज हुआ है? That will be given by del F. KF की वैल्यू है del F के बराबर when MT is equals to 1. So KF actually says the change in the frequency when the message MT is taken as 1 volts. Let us take KF equals to 25 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट्स. मान लेते हैं KF की वैल्यू क्या है? 25 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट्स है, ये वैल्यू है KF की. देन अगर मैं MT में 1 वोल्ट का चेंज करता हूं तो फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आएगा? फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा 25 किलोहर्ट्ज का. जो वैल्यू KF की है उतना ही चेंज आपको फ्रीक्वेंसी में दिखाई देने वाला है. दैट मींस Fi minus Fc will be equals to 25 kilohertz when MT is equals to 1 volts if KF is taken as 25 kilohertz per volts. Let us understand this. Let us do some analysis. मान लेते हैं KF को जो है हमने 25 किलोहर्ट्ज पर वोल्ट्स लिया है. एक मैसेज सिग्नल है MT जिसका वेव फॉर्म आपको दिया हुआ है. MT का वेव फॉर्म, MT इज अ साइनसॉइडल वेव फॉर्म which ranges from +5 volts to -5 volts. So the higher volts of MT is +5 volts, the lower volts of MT is -5 volts. So MT ranges between +5 volts to -5 volts and it is a sinusoidal waveform. MT is given to a frequency modulator. The other input to the frequency modulator is the carrier frequency Fc. तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर के पास 2 इनपुट गए और कैरियर फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने का काम अब किसके पास है? मैसेज सिग्नल के पास. सो द कैरियर will be modulated by the message signal MT and we are going to get the modulated waveform as S of FMT. In the frequency modulation, we have seen this equation earlier. Fi equals to Fc plus KFMT. Instantaneous frequency equals to Fc plus KFMT. ये frequency modulation की frequency equation है. So when MT is equals to 0, इसमें MT की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो KFMT की वैल्यू 0 आएगी. Hence, we are going to get Fi equals to Fc. That means instantaneous frequency equals to carrier frequency. So when message signal, whenever we have a message signal which is equals to 0, instantaneous frequency of the modulated waveform will be equals to the carrier frequency Fc. That means the frequency of the carrier before the modulation. चलिए
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमटी क्या हो सकता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमटी ग्राफ में से हम देखेंगे तो पाएंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एमटी इज +5 वोल्ट्स। और जब ऐसा होगा तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलने वाली है, एंड दैट विल बी fc प्लस kf इंटू एम टी। अब चूंकि एम टी की वैल्यू 5 है और kf हमने लिया था 25 किलो हर्ट्ज, तो 5 इंटू 25 बनेगा 125 किलो हर्ट्ज। So the maximum value of instantaneous frequency we are going to get is fc plus 125 kilohertz. ये वैल्यू कब आएगी फ्रीक्वेंसी की? जब के मैसेज सिग्नल एमटी की मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको मिल रहा है +5 वोल्ट्स का। मैसेज सिग्नल का मिनिमम एम्पलीट्यूड भी आपको मिलेगा क्योंकि वेव फॉर्म टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। सो फॉर द अनदर टाइम यू आर गोइंग टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल विच इज इक्वल्स टू -5 volts. So when you are getting the minimum amplitude of the message signal, you are going to get the minimum frequency in the modulated waveform. So Fi minimum की value आएगी Fc plus Kf into Mt. Kf is again 25 kilohertz. Kf की value अब change नहीं होने वाली। एक बार frequency modulator आपने fix किया, उसका frequency sensitivity fix होता है। So in our example we have taken it as 25 kilohertz. तो अब ये fix है। मैसेज सिग्नल विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अभी मैसेज सिग्नल की वैल्यू क्या है? -5 वोल्ट्स। सो 25 किलो हर्ट्ज मल्टीप्लाई विद -5 वोल्ट्स विल प्रोड्यूस -125 किलो हर्ट्ज। इन दिस केस वी आर गोइंग टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, है ना? तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी कर रही है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। ये क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगी और मिनिमम एम्पलीट्यूड पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, राइट? और जीरो एम्पलीट्यूड पर जीरो फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, ऐसा है क्या? नहीं, जीरो एम्पलीट्यूड जब मैसेज सिग्नल का होगा तब आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है fc, बिकॉज kf-mt विल बी जीरो इन दैट केस, right? So let us conclude these 3 points and write it all together. When mt is equals to 0, the instantaneous frequency is equals to carrier frequency, which is fc, which is the frequency before the modulation. When the message signal is positive, that means greater than 0, in that case we are going to get the frequency which is greater than the carrier frequency fc. And if message signal mt is less than 0, the instantaneous frequency will be less as compared to the carrier frequency fc, right? So we have seen these 3 points mathematically as well. Let us take a note. क्या है ये? In the frequency modulation, the message signal voltage variations are converted to the carrier signal frequency variations. Voltage variations are converted into the frequency variations. Therefore, it is also called as voltage to frequency conversion.